हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। तो स्वागत है आप सबका आज। तो आज का हमारा डिस्कशन रहेगा यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आप लोग को कि जो यूनाइटेड नेशंस का हम सारा कोर जो एजेंसीज है या बोल सकते हो कोर ऑर्गन्स, उसके बारे में हम पढ़ चुके थे लास्ट वीडियो में। तो इसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। मेनली उनका हेडक्वार्टर्स काफी टाइम पूछ लिया जाता है, एंड कौन सा यूएन का एजेंसी है या नहीं, एंड उसका रोल क्या होगा, एंड रिलेटेड रिपोर्ट्स आल्सो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम ये थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर मेंशन्ड इन द यूएन चार्टर इन। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो यूनाइटेड नेशंस का एक चार्टर है जिसको सबने साइन किया हुआ था, जिसमें कितना चैप्टर था? 19 चैप्टर्स था और 111 उसमें आर्टिकल्स थे, राइट। तो हम वहां पे पढ़े हुए थे लास्ट टाइम, जो यूएन के सब प्राइमरी ऑर्गन्स पढ़े थे, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट, सेक्रेटेरिएट, और ये सब पढ़े हुए थे, राइट, लास्ट टाइम। तो अभी आज हम पढ़ेंगे क्या यूएन के जो स्पेशलाइज एजेंसी है, प्राइमरी ऑर्गन्स तो नहीं है लेकिन स्पेशलाइज एजेंसी है, उन्होंने क्या हुआ है, अलग से एस्टेब्लिश हुआ है। लेकिन क्या हुआ है, ये यूएन के साथ अपना एक अलग से डील साइन किया है, मतलब बोल सकते हो आप रिलेशनशिप में है। ठीक है, तो ये है। तो यूएन स्पेशल एजेंसी आर मेंशन्ड इन द यूएन चार्टर इन द चैप्टर 9 एंड 10। तो जो इकोसॉक था, यूएन इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, है ना, जो हम चैप्टर 10 में पढ़े हुए थे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो वहां पे भी हमने लास्ट टाइम वीडियो में डिस्कस किया था कि 14 स्पेशल एजेंसी जो है इसके साथ रिलेटेड है, मतलब इकोसॉक के साथ, है ना। हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, राइट। तो यूएन स्पेशल एजेंसी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो स्पेशल एजेंसी है ये क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग विथ द यूएन। ठीक है, वर्किंग विथ द यूएन इन अकॉर्डेंस विथ रिलेशनशिप एग्रीमेंट्स बिटवीन ईच ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूएन, है ना। तो ये क्या हुआ है, पहले से अलग से बना हुआ था, या बना पहले से अलग, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और बाद में क्या हुआ, ये यूनाइटेड नेशंस के साथ एक रिलेशन से एग्रीमेंट में जुड़ गया, जिसके वजह से क्या हो गया, वो यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा देखना, अगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाउंडिंग ईयर पूछा है, मतलब एस्टेब्लिश कब हुआ था वो एजेंसी, या कौन से साल रिलेशनशिप एग्रीमेंट में आया, ऐसा तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जनरली जनरली वो फाउंडेशन ईयर ही पूछता है, कौन से साल एग्रीमेंट में आया वो नहीं पूछता है। लेकिन ध्यान रखना कि अलग रहता है, ऐसा नहीं कि जिस साल एस्टेब्लिश हुआ उसी साल ही मतलब एग्रीमेंट में आ गया, इट मे बी डिफरेंट। ओके, तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैव देयर ओन प्रोसेस फॉर एडमिटिंग मेंबर्स। जितना भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी रहेगा, है ना, हम पढ़ेंगे 17 स्पेशल एजेंसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अंडर द यूनाइटेड नेशंस इकोसॉक, है ना। यूनाइटेड नेशंस के अंदर कितना बोल रहा है, 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 17, राइट। तो ये स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैव देयर ओन प्रोसेस फॉर एडमिटिंग मेंबर्स एंड अपॉइंटिंग देयर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। तो सारा स्पेशलाइज्ड एजेंसीज का अपना अलग सा क्या रहता है, प्रोसेस रहता है, कितने वहां पे मतलब उनका जो गवर्निंग काउंसिल होगा, गवर्निंग बॉडी रहेगा, और कैसे वो मेंबर्स वहां पे एडेड होंगे। तो सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहता है, और वो उनका अलग से क्राइटेरिया रहता है कि कैसे वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव हेड को अपॉइंट करेंगे। लेकिन हाँ, यूएन के साथ ये एक रिलेशनशिप एग्रीमेंट में रहते हैं, यूएन को रिपोर्ट वगैरह देते हैं, इसलिए उनको यूएन स्पेशलाइज्ड एजेंसी बोला जाता है। ठीक है, तो आर्टिकल 58 ऑफ द चार्टर, यूएन चार्टर स्टेट्स दैट यूएन विल मेक रिकमेंडेशंस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्पेशल एजेंसीज। तो आर्टिकल 58 बोलता है यूएन चार्टर का कि यूनाइटेड नेशन जो है वो रिकमेंडेशन करेगा फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द पॉलिसीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है, इट विल रिकमेंड फॉर द कोऑर्डिनेशन, है ना। तो बहुत सारा जो पॉलिसीज होता है इंटरनेशनल मतलब यूएन के अंडर में, तो उसको कोऑर्डिनेशन करने के लिए रिकमेंडेशन देगा कौन? यूनाइटेड नेशंस। मेनली यूनाइटेड नेशन का कौन सा वाला ऑर्गन? इकोसॉक वाला, है ना, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। तो कोऑर्डिनेशन इज फैसिलिटेटेड बाय whom? इकोसॉक एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। सो देयर आर 17 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज अंडर यूनाइटेड नेशंस। लेकिन 17 में से भी 15 जो 15 करके बोला था, क्यों? बिकॉज जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसका 3, जैसे कि हमने एक वीडियो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ऊपर, जिसमें क्या होता है 5 उसका ऑर्गन है ना। उसमें से आईबीआरडी और आईडीए को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। तो आईबीआरडी, आईडीए और आईएफसी, है ना, 5 में से ये 3,
ये तीन है जो है वो स्पेशल एजेंसी है ना। और बाकी जो दो है मिगा एंड आईसी क्या आईसीएसआईडी में क्या था वो, इंटरनेशनल कमीशन फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, आईसीएसआईडी, यस। तो वो जो है वो दोनों नहीं है। तो हम एक एक के बाद एक डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली वर्ल्ड बैंक ग्रुप को अगर एक कंसिडर करेंगे तब 15 हो जाएगा, और वो तीन जो उसके अंदर जो तीन ऑर्गन है ना, आईबीआरडी, आईडीए एंड आईएफसी, उसको अगर अलग अलग सेपरेट करेंगे, अलग अलग देखेंगे तो 17 हो जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन देखना किस तरह से क्वेश्चन पूछा है। तो 17 भी हो सकता है आंसर और 15 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नोट में लिखा है रेफरेंस इज समटाइम्स मेड टू 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज बिकॉज द वर्ल्ड बैंक ग्रुप व्हिच इज नाउ ट्रीटेड एज वन ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड इन पार्ट ऑफ 3 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, है ना। तो ये चीज हो गया, ठीक है। तो इट शुड बी क्लियर नाउ, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक ही टेबल में सारा जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है उनका नाम और उनका हेडक्वार्टर मेंशन कर दिया है, सो दैट आपको याद रखने के लिए इजी हो जाए, है ना। इसके बाद मैंने एक के बाद एक सब एक डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये स्लाइड में क्या हुआ, सबका हेडक्वार्टर दे दिया है, ठीक है। एक बार इसको देख लेंगे। एफएओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम, इटली, है ना। इसको कैसे याद रख सकते हो, मेरा एक फ्रेंड कैसे याद किया था इसको, फूड है, फूड, इडली पता होगा, हम इडली खाते हैं, इडली सांभर, तो इडली, इडली से इटली आप याद रख लो। जितना भी फूड रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होगा इंटरनेशनल, उसको रख लो याद, इटली की कैपिटल रोम में, ठीक है। इडली के साथ फूड याद रख लो तो हो जाएगा ये याद। नाउ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो फ्लाइट्स वगैरह का होता है सिविल फ्लाइट्स, तो उसको कौन कोऑर्डिनेट करता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जिसका हेडक्वार्टर किधर है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी आपका एग्रीकल्चर फूड के साथ रिलेटेड है, तो ये भी हो गया रोम, इटली, इटली। नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये तो सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन है आपका, है ना, आईएलओ, जो कि आपका वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही बना हुआ था, लीग ऑफ नेशंस के टाइम में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा। बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जेनेवा होने वाला है, तो उसको एक साथ आप याद रख सकते हो। देन आईएमएफ, आईएमएफ हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, जो कि आपका ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना हुआ था, दोनों का हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, आईएमओ, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन। ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा क्योंकि जनरली इतना न्यूज में नहीं रहता है, बट यस यू शुड रिमेंबर दिस। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, है ना। न्यूज में रहता है, मतलब नॉट लाइक आईएमएफ एंड आईएलओ एंड ऑल। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ये भी हाल ही में न्यूज में था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड, है ना। जेनेवा देखो कितना होने वाला है, एक हुआ था यहाँ पे, ये सेकंड दूसरा वाला हो गया। नाउ यूनेस्को, ये तो बहुत फेमस है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, इसको याद रखना। यूएन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया, ये थोड़ा डिफरेंट है ना, तो इसको भी थोड़ा याद रखना। एक्चुअली सबको याद रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि किसी को मैं किसी को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूँ। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म, टूरिज्म रिलेटेड अगर पूछेगा, टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, it's not be UNIDO, it should be WTO, UN WTO, sorry for this. यस, तो UN WTO कहाँ हो गया उसका हेडक्वार्टर, मद्रिद, मद्रिद स्पेन का कैपिटल मद्रिद है, वहां पे हो गया। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बर्न, स्विट्जरलैंड, है ना। स्विट्जरलैंड का कैपिटल क्या है, बर्न, वहां पे है आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। सी स्विट्जरलैंड का कैपिटल जेनेवा नहीं है, ध्यान रखना, बर्न है कैपिटल स्विट्जरलैंड का, ठीक है। वहां पे कहाँ है, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। देन डब्ल्यूएचओ, अब तो बहुत ही ज्यादा न्यूज में है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका कैपिटल जेनेवा है ना। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, वो भी जेनेवा पे है। वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल, जो वेदर रिलेटेड थिंग्स है, जो इंडिया का, उसका कौन सा ऑर्गन, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, है ना, उसका भी कैपिटल कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। आईएमडी का नहीं, वर्ल्ड वाला वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। देन फाइनली वर्ल्ड बैंक का जो तीन, जो कि आपका यूएन स्पेशल एजेंसीज है, आईबीआरडी, आईडीए एंड आईएफसी। आईबीआरडी, आईडीए को मिला के बोलते थे वर्ल्ड बैंक। अगर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलेंगे तो आईबीआरडी, आईडीए, आईएफसी, और दो अभी है, मिगा एंड आईसीएसआईडी, राइट। तो उसका कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से आया था आईबीआरडी, बाकी सारा नहीं, ओनली आईबीआरडी आया था इनिशियली, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी वीडियो डिस्कस कर चुका है, अगर आप देखे नहीं है वर्ल्ड बैंक वीडियो मेरे चैनल में है, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। मैं उसको आई बटन में भी दे दूंगा। ओके, तो जेनेवा में कहा किसका किसका हो गया, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन,
वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, देन डब्ल्यूएचओ का हो गया, एंड यहाँ पे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का हुआ था, है ना, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन का जेनेवा, देन आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जेनेवा। कितना हो गया, 1 2 3 4 5, तो 17 में से 5 का तो जेनेवा है, और एक स्विट्जरलैंड में ही है, बर्न में, वो कौन सा है, पोस्टल यूनियन। सिर्फ टेलीकम्युनिकेशन पोस्टल दोनों का हो गया स्विट्जरलैंड में ही, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन वाला है जो जेनेवा में है, पोस्टल वाला है बर्न में। सी इसमें से जितना सारा है, इसमें से सबसे ओल्डेस्ट माना जाता है किसको, जो सबसे पहले एस्टेब्लिश हुआ था, दैट इज इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ठीक है। और सेकंड ओल्डेस्ट पूछेगा तो पोस्टल यूनियन, दोनों ही स्विट्जरलैंड में है, एक जेनेवा में है, एक मद्रिद में है ना, सॉरी मद्रिद बोल रहा हूँ, कहाँ है, बर्न में, मैड्रिड में तो आपका वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। सो बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, तो एक के बाद एक हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक्चुअली ये सब थोड़ा थोड़ा मैं जो भी इंपोर्टेंट है देने की कोशिश किया हूँ, है ना, क्विकली डिस्कस करेंगे। तो एफएओ का हमने हेडक्वार्टर देख लिया ऑलरेडी, इटली में है। इसके दो सिस्टर बॉडीज है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये भी एक यूएन का स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। दोनों का ही सबका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रोम इटली में। वर्ल्ड फूड डे एक मनाते हैं हम, क्यों मनाते हैं, जो कि 16 अक्टूबर को है, वर्ल्ड फूड डे ऑन 16 अक्टूबर टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ फाउंडिंग ऑफ द एफएओ इन 1945। तो एफएओ का फाउंडिंग कब हुआ था, 1945 में, ऑन द डे 16 अक्टूबर, जिस दिन, इसलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड डे, वर्ल्ड फूड डे। इंडिया हैड रिलीज्ड ए कम्युनिटी का, हाल ही में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, 75th एनिवर्सरी हुआ एफएओ का, तो इंडिया ने किया एक कॉमेमोरेटिव कॉइन भी बना हुआ था, जो कि 75 रुपीज का है। तो कॉमेमोरेटिव कॉइन ऑफ 75 रुपीज डिनोमिनेशन टू मार्क द 75th एनिवर्सरी ऑफ एफएओ। इनिशिएटिव टेकन, क्या क्या इनिशिएटिव लिया है एफएओ ने, ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, ठीक है, ग्लोबली इंपोर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स, कुछ कुछ जो एग्रीकल्चरल रिलेटेड हेरिटेज सिस्टम है उसको क्या क्या है, उसको मतलब स्टोर करने के लिए, स्टोर नहीं क्या बोल सकते उसको, वो जो हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, ठीक है। इंडिया में भी इसके अंडर 2-3 आते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कौन सा चीज आपके इंडिया में, कौन से टाइप का एग्रीकल्चर आता है जीआईएच में। एक ओडिशा से भी आता है आपका, जो कोरापुट वाला, कोरापुट में जो एग्रीकल्चर होता है, और एक आता है आपका कुट्टनाड, कुट्टनाड एक जगह है आपका केरला में, जहां पे क्या होता है, बिलो द सी लेवल आपका राइस का खेती होता है, ठीक है। और एक कुछ है तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ग्लोबल इंपोर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम में कौन सा आता है इंडिया से। और क्या है, मॉनिटर्स द डेजर्ट लोकस्ट, अभी लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था लोकस्ट, है ना, जो क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, टिंडी, टिंडी दल बोलते हैं। तो एक तरह से वो कीड़ा होता है, जो कि क्या होता है, बहुत सारा खेती को खा जाता है, नष्ट कर देता है। जनरली आपका जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन है वहां से आते हैं, एथियोपिया वगैरह रीजन से, सोमालिया, इथियोपिया, और ईरान, पाकिस्तान होके पंजाब वाला एरिया से एंट्री करते हैं। तो ये बहुत सारे झुंड में आते हैं और बहुत जल्दी जल्दी रिप्रोडक्शन होता है, तो बहुत ज्यादा खेती को खत्म कर देते हैं, गेहूं एंड ऑल, ठीक है। तो उसको भी मॉनिटर करते हैं, क्योंकि क्या है, फूड रिलेटेड है ना, अगर ये खत्म कर दे तो क्या फूड क्राइसिस हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी, फूड इनसिक्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। तो जीआईएच एंड मॉनिटर द डेजर्ट लोकस्ट सिचुएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। देन ये वाला एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। सी एलिमेंटेरियस से आप अगर एलिमेंटरी कैनल अगर बायोलॉजी पढ़े होंगे, जो हमारा फूड पाइप होता है ना बॉडी के अंदर, जहाँ पे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, देन क्या बोलते, पाकस्थली को क्या बोलते हैं, स्टोमक, हाँ, ये सारा चीज आता है एलिमेंटरी कैनल में। तो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन उसी के नाम से है। तो एक बॉडी है जो कि एफएओ के अंडर ही है, दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मैटर्स रिगार्डिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जॉइंट एफएओ एंड डब्ल्यूएचओ, है ना, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ का फूड स्टैंडर्ड्स प्रोग्राम, उसके लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन और सीएससी। एंड फाइनली इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। एक इंटरनेशनल ट्रीटी बना हुआ है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के लिए, जो कि अडॉप्ट कब हुआ था, 31st सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस, जो कि हुआ था 2001 में, ओके। नाउ एक है एफएओ का फूड प्राइस इंडेक्स, क्या है, फूड प्राइस इंडेक्स। तो अगर पूछेगा फूड प्राइस इंडेक्स कौन रिलीज करता है, दैट इज बाय एफएओ, इट इज अ मेजर ऑफ द मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ ए बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज। मेनली जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, स्टेपल डाइट्स होता है, जैसे कि राइस, ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स हो गया आपका, मिलेट्स एंड लिंटेल्स, लिंटेल्स में क्या बोलते हैं, लेंटिल क्या बोलते हैं इसको, दाल वगैरह, है ना। तो वो सब का बेसिकली एक फूड बास्केट होता है, तो उसका मंथली एक उन्होंने इंडेक्स बनाया हुआ है, दैट इज एफएफआई, एफएफपीआई, एफएओ
फूड प्राइस इंडेक्स। और इसका गवर्निंग बॉडीज आप याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं है। सारे मेंबर्स जो है हर साल एक बार मीट करते हैं। और एक जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसमें 49 मेंबर्स होते हैं, जो कि 3 साल के लिए क्या होता है, इलेक्टेड होता है। 49 मेंबर्स इलेक्टेड फॉर 3 इयर्स, इसको बोलते हैं एफएओ काउंसिल, दैट एक्ट्स एज द कॉन्फ्रेंस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। तो ये तो एफएओ कॉन्फ्रेंस जिसमें सारे मेंबर आएंगे, वो तो हर साल मतलब साल में एक ही बार मिल रहे हैं, लेकिन इन बिटवीन जो कुछ भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा वो कौन करेगा, इट इज एफएओ काउंसिल, जिसमें कितना मेंबर है, 49 मेंबर्स है, उसी में से आते हैं, 3 साल के लिए इलेक्टेड होते हैं। और क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है हमारे एफएओ, दैट इज द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं, द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सोफा, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर सारा फूड रिलेटेड देखो, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर सोफिया, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, यहाँ ये वाला थोड़ा डाउट हो सकता है, वर्ल्ड का फॉरेस्ट के रिलेटेड क्यों कर रहा है फूड एंड एग्रीकल्चर, ठीक है फॉरेस्ट रहेगा तो आप अच्छे से फूड एंड एग्रीकल्चर का वेराइटी मेंटेन होगा। तो सोफो स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट है ना, ये कोई दे देगा यूएनईपी तो वो गलत हो जाएगा, वर्ल्ड फॉरेस्ट है, लेकिन कौन कर रहा है रिलीज, एफएओ, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन वर्ल्ड, फूड सिक्योरिटी का और न्यूट्रिशन का स्टेट क्या है वर्ल्ड में, उसका रिपोर्ट एक बनाता है, जिसको स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी भी बोल सकते हो। तो फूड सिक्योरिटी रहेगा या इनसिक्योरिटी रहेगा। द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज मार्केट्स, तो जितना सारा एग्रीकल्चर रिलेटेड हो गया सारा एफएओ कर रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट, ये थोड़ा आपका कंफ्यूजन हो सकता है तीसरा वाला। देन स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन और स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, स्टेट ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज मार्केट्स। ओके, तो ये खत्म हो गया पहला वाला। सेकंड आते हैं इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, मॉन्ट्रियल कनाडा में, हमने देख चुका थे। कब एस्टेब्लिश हुआ था, एस्टेब्लिश बाय द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको बोलते हैं शिकागो कन्वेंशन। शिकागो कहाँ पे है, यूएस में है आपका शिकागो, जहाँ पे कौन भाषण दिए थे आपके, हमारे स्वामी विवेकानंद जी भाषण दिए थे ना। अच्छा, कौन से साल स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जाके जो वर्ल्ड रिलीजियस फेस्टिवल एक था ना, वहां पे भाषण दिए थे, मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। तो आईसीओ एस्टेब्लिश हुआ था बाय द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन, जिसको बोलते हैं शिकागो कन्वेंशन। कब हुआ था वो, 1944 में हुआ था। लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ है, मॉन्ट्रियल कनाडा। सी कनाडा का कैपिटल मॉन्ट्रियल नहीं है, बड़ा सिटी है लेकिन मॉन्ट्रियल कैपिटल नहीं है। कैपिटल क्या है कनाडा का, ओटावा, राइट। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स फॉर पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन। तो जो बेसिकली नॉर्मल वाला जो एयर नेविगेशन है, मतलब पैसेंजर्स एंड कार्गो एंड ऑल, मिलिट्री के अलावा बाकी चीज को ये रेगुलेट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना। एक स्टैंडर्ड्स बनता है, प्रोसीजर बनाता है ऑब्वियसली, एंड किसके लिए, फॉर पीसफुल ग्लोबल एयर नेविगेशन, ठीक है। इट एस्टेब्लिश द कोर, ये अभी हाल ही में न्यूज था, मतलब जो पाकिस्तान ने बेसिकली हाँ, इंडिया के जो हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली नरेंद्र मोदी जी एंड रामनाथ कोविंद जी जब पास करने मतलब फ्लाइट से जाने वाले थे, है ना, उन्होंने एक्सेस नहीं दिया, जो कि आईसीए का वायलेशन है, राइट। तो ये है, इट एस्टैब्लिश द कोर प्रिंसिपल्स परमिटिंग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बाय एयर एंड आल्सो लेड टू द क्रिएशन ऑफ द आईसीएओ। तो इट एस्टैब्लिश द कोर प्रिंसिपल्स परमिटिंग इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बाय एयर, है ना, ठीक है। तो कब हुआ था, 1944 में। इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स इज टू फोस्टर द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट सो एज टू एंश्योर सेफ एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। अभी तो कोरोना की वजह से पूरा बैंड बजा हुआ है किसका, सिविल एविएशन का, ठीक है। गवर्निंग बॉडीज असेंबली, इसमें सारे रहेंगे, ऑल मेंबर्स, जो असेंबली में सारे मेंबर्स रहेंगे, जो कि 3 साल में एक साथ एक बार मिलते हैं, मीट्स एवरी 3 इयर्स, है ना। लेकिन जो काउंसिल रहेगा इसमें कितने मेंबर रहेंगे, 36 मेंबर इलेक्टेड फॉर 3 इयर्स, ठीक है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है ऐसे मेरे हिसाब से। तो इंडिया इज अमंग द 193 मेंबर्स, ओके। अभी मूव टू द थर्ड वन, दैट इज द इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। इसका हमने देख चुका था, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में, है ना, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रिलेटेड है। और ये सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन किसका था आपका, एफएओ का भी था, सिस्टर बॉडी बोल सकते हो। और ये एस्टेब्लिश हुआ 1976 में। The organization is an outcome of World Food Conference of 1974। एक 1974 में वर्ल्ड फूड कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसका आउटकम आया इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब एक तरह का फंड बनेगा जो कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोन वगैरह देता होगा, ठीक है। सो इसके गवर्निंग काउंसिल जो है सारे मेंबर्स रहेंगे, वो एनुअली एक बार मिलते हैं। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसमें 18 इलेक्टेड, 18 अल्टरनेट मेंबर्स और इलेक्टेड फॉर 3 इयर्स, मीट्स थ्राइस ए ईयर। इट हैज कितना 177 मेंबर्स कंट्रीज है यहाँ पे, कितना 177 मेंबर कंट्रीज। इट वर्क्स विद मार्जिनलाइज्ड एंड वल्नरेबल ग्रुप्स सच एज फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग्स, जो स्मॉल होल्डिंग वाले फार्मर होते हैं, फॉरेस्टर्स,
pastoralists, fishermen, small scale entrepreneurs by giving them disaster preparedness, access to weather formation, weather information. ठीक है, जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको बेसिकली टेक्नोलॉजी डिजास्टर प्रिपेयरनेस के लिए और वेदर का इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब के लिए ये क्या है, फंड बना हुआ है। एक रिपोर्ट बनाता है रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट। क्या रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट इज ब्रॉट आउट बाय IFAD। सी ये फूड एंड FAO दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट, या कुछ भी दे सकता है, वर्ल्ड बैंक दे सकता है, UNDP दे सकता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट नहीं है, रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन बनाता है, कौन रिलीज करता है बताओ? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, UNDP, वर्ल्ड बैंक या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? बताओ कमेंट सेक्शन में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? लेकिन अगर रूरल डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछा है तो कौन है? IFAD। The objectives of the IFAD are threefold: to increase the productive capacity of poor people, then to increase the benefits for them for market participation, to strengthen the environmental sustainability and climate resilience of their economic activities. Okay, moving to the fourth one, ILO, very very important। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1919 में, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है एक बार लास्ट वीडियो में। एंड ये एफिलिएटेड बॉडी किसका था? लीग ऑफ नेशंस का, है ना। जबकि 1919 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद लीग ऑफ नेशंस आया था, जिसका एक एफिलिएटेड बॉडी कौन था? ILO। और जब लीग ऑफ नेशंस चला गया और यूनाइटेड नेशंस आ गया, तो पहली जो ILO था वो क्या हो गया? बिकेम द फर्स्ट एफिलिएटेड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, ये कंटिन्यू होता गया। तो ILO एक ही मात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस का या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्या है, ट्राइपार्टाइट प्रिंसिपल में आता है। मतलब यहाँ पे कौन कौन है? द नेगोशिएशंस विद द ऑर्गेनाइजेशन हेल्ड बिटवीन द डिफरेंट गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट्स है, ट्रेड यूनियंस मतलब जो एम्प्लॉइज है, एंड मेंबर स्टेट्स एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो ऐसा एक मात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 3 तरह के स्टेक होल्डर्स हैं, दैट इज गवर्नमेंट्स है, एम्प्लॉइज और ट्रेड यूनियंस एंड एम्प्लॉयर्स। ठीक है, तो तीनों मिलके ही डिसाइड करते हैं कि किस तरह का रूल रहेगा ऑल ओवर वर्ल्ड, है ना, पॉलिसीज एंड ऑल। उसी हिसाब से आपके क्या होते हैं, जितना देश ये वाला मतलब ट्रीटी वगैरह साइन करेंगे, कन्वेंशन को एक्सेप्ट करेंगे, रेटिफाई करेंगे, तो एक ऑल ओवर वर्ल्ड एक तरह का प्रिंसिपल फॉलो होता है। ठीक है, बेसिकली लेबर रिलेटेड लॉज यहाँ पे बनाते हैं। फाउंडिंग मिशन क्या है? सोशल जस्टिस इज एसेंशियल टू यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस। ठीक है, इनका क्या मिशन क्या है कि सोशल जस्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको यूनिवर्सल एंड लास्टिंग पीस चाहिए, वरना रिवॉल्यूशन होने का चांस है ना। जो आपका रशियन रिवॉल्यूशन था, दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन दिस ओनली, लेबर, है ना। प्रॉमर्स इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स। तो ये क्या करता है? इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ह्यूमन एंड लेबर राइट्स को प्रमोट करता है, जो कि इसके बहुत सारे जो प्रिंसिपल्स हैं आपके यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी आता है, UNHRC में। ठीक है, इसको एक नोबेल प्राइज मिल चुका है, नोबेल पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज कहाँ पे दिया जाता है? ओस्लो में दिया जाता है, राइट। ओस्लो जितना सा नोबेल जितना सारा प्राइज है, ओनली जो पीस प्राइज है वो आपका नॉर्वे के और कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है, लेकिन बाकी सारा स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज कब मिला था आपका ILO को? 1969 में। ठीक है, अच्छा इस साल नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में? 2020 में किनको नोबेल प्राइज मिला है फॉर पीस? The organization has played a key role in ensuring labor rights during Great Depression। Great Depression जो 1930s में था, उसके टाइम में भी लेबर राइट्स को इंश्योर किया था कौन? ILO। देन डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस को भी हेल्प किया था। क्रिएशन ऑफ क्या है, सॉलिडार्नोस्ट समथिंग, ओके, ट्रेड यूनियन को पोलैंड में, कुछ तो ये शायद रशियन वर्ड लग रहा है, तो उसके लिए भी हेल्प किया था। देन विक्ट्री और अपार्थाइड। अपार्थाइड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक इंडिजिनस पीपल थे, उनको जो क्या करते थे ये लोग, एक जो व्हाइट रेस थे, है ना, ब्रिटिशर्स, उन्होंने क्या किया था, उनको अलग से बहुत ही मतलब कंप्रेस जगह में, मतलब सपोज ये आपका साउथ अफ्रीका हो गया, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कॉलोनी बना हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक सिचुएशन में बहुत ज्यादा ब्लैक को रखा गया था, है ना। बाकी कुछ एरिया था जाके व्हाइट रख रहते थे, मतलब पूरा डिवाइड, एक ही कंट्री में डिवाइड होकर रहते थे। अपार्थाइड बहुत ही डेंजर था वो। 1990s में ही खत्म हुआ बिकॉज ऑफ आपके कौन थे, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका, कौन, नेल्सन मंडेला, है ना, उनके इनिशिएटिव के बाद। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये ILO कंटिन्यू चल रहा है। गवर्निंग बॉडी कौन है ILO का? 3 यहाँ पे गवर्निंग बॉडी है। इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, IL इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस। तो इसमें क्या रहेंगे, सारे मेंबर्स रहेंगे जो कि एनुअली मीट करेंगे कहाँ पे? जेनेवा में। इसको क्या बोलता है? इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर। और जो गवर्निंग बॉडी रहेगा, जो कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा, गवर्निंग बॉडी, वो 3 मीट थ्राइस अ ईयर, तो एक साल में 3 बार मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे? जेनेवा में। और एक रहेगा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस, जो कि एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट है ILO का।
आईएलओ स्टैंडर्ड्स, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स जो है क्या है, लिखते हैं आईएलओ सेट्स इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स विद कन्वेंशंस व्हिच आर रैटिफाइड बाय मेंबर स्टेट्स, दीज आर नॉन बाइंडिंग कन्वेंशन आर, तो नॉन बाइंडिंग कन्वेंशन है, अगर आप रैटिफाई करेंगे तो बाइंडिंग हो जाएगा। कन्वेंशंस आर ड्रॉन अप विद इनपुट फ्रॉम गवर्नमेंट्स वर्कर्स, तो जैसे कि हमने बताया था ये ट्राइपार्टाइट एजेंसी है, तो जिसमें गवर्नमेंट वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर ग्रुप्स भी हैं, तो तीनों का सजेशन लेके ही ये क्या करते हैं, कन्वेंशन बनाया जाता है और अडॉप्ट करता है कहाँ कौन करता है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, जिसमें सारे मेंबर्स होते हैं, वोटिंग होता होगा, राइट, तो वोटिंग होके जो मेजोरिटी एक्सेप्ट करेंगे वो हो जाएगा, अडॉप्ट हो जाएगा। अडॉप्ट होने के बाद आपको रेटिफाई करना पड़ेगा। रेटिफाई मतलब क्या होता है, मतलब आपने एक तो हो गया साइन किया है ना, आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसने जाके साइन करके आ गया, लेकिन जब तक आपके वहां पे अपने देश में पार्लियामेंट में पास नहीं हो जाता वो, मतलब वो आपका बाइंडिंग नहीं है, वो उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन मतलब क्या, अगर आपने कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन किया आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट, है ना, तो क्या होता है वो आपके जो देश का पार्लियामेंट में वो पास होना चाहिए, तभी उसको बोलेंगे रेटिफिकेशन। तो इन ratifying on ILO, in ILO convention a member state accept it as a legally binding instrument, ठीक है, रेटिफिकेशन बाय ये क्या हो जाएगा, लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। मेनी कंट्रीज यूज कन्वेंशन एज ए टूल टू ब्रिंग नेशनल लॉज इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नाउ यहाँ पे जो आईएलओ का है अब तक 8 कोर प्रिंसिपल, मतलब 8 कोर कन्वेंशन अडॉप्ट हो चुका है, जो कि क्या है, पहला है फोर्स लेबर कन्वेंशन, मतलब फोर्स लेबर को अबॉलिश करना, जो कि इंडिया में भी आपका अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर है, फंडामेंटल राइट, राइट। कौन सा नंबर है फोर्स लेबर को बंद करना, 23 या 24, ठीक है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। ओके, abolition of forced labor convention, forced labor convention, then abolition of forced labor convention, ये नंबर 105, equal remuneration convention, that is number 100, discrimination employment occupation convention number 111, minimum age convention number 138, worst form of child labor convention number 182, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, worst forms of child labor convention हाल ही में आया था, number 182, freedom of association and protection of right to organized convention, that is number 87, then right to organize and collective bargaining convention number 98। तो ये दोनों को हमने ब्लू में क्यों हाईलाइट किया है, क्योंकि ये दो जो है इंडिया ने रेटिफाई नहीं किया हुआ है, दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन। बेसिकली जो गवर्नमेंट के एजेंसीज हैं बेसिकली उनको, मतलब जैसे गवर्नमेंट के जॉब जो करते हैं, है ना, जैसे पुलिस एंड ऑल, तो उनको थोड़ा जो उनका एसोसिएशन बनाना, स्ट्राइक करना, ये सब को थोड़ा हमने रेस्ट्रिक्शन किया हुआ है अपने देश में, उसके लिए अलग से लॉ बना हुआ है, तो अगर इसको हम साइन करते हैं उसको रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या किया है, इसको साइन नहीं किया हुआ है। राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन जो कि नंबर 98 है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन नंबर 87। तो नंबर 87 एंड नंबर 98 ये दोनों को याद रख लो, जिसको इंडिया ने साइन नहीं किया हुआ है, इंडिया हैज नॉट रैटिफाइड, है ना, सॉरी साइन नहीं बोलेगा, रैटिफाई, अगर पूछेगा रैटिफाई किया क्या, वो है नंबर 87 एंड नंबर 98, ठीक है। साइन किया हुआ है कि नहीं ये थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा रैटिफाई नहीं किया ये तो श्योर है, ये थोड़ा अगर कोई देख के कमेंट सेक्शन में डालना चाहे तो डाल सकते हैं कि ये साइन किया हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो जो कौन सा दो है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज्ड कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो ये सारा 8 कितने देश में साइन किया हुआ है, 135 मेंबर स्टेट्स हैव रैटिफाइड ऑल द 8 फंडामेंटल कन्वेंशंस, लेकिन 48 मेंबर स्टेट्स आउट ऑफ 183, है ना, 183 135 प्लस 48 करने का कितना हो जाएगा 183, मतलब आईएलओ के कितना मेंबर स्टेट्स है 183, तो उसमें से 135 ने सारा साइन किया हुआ है, और भारत जो है उसने 6 किया हुआ है साइन, 2 नहीं किया है, कौन सा नंबर 87 एंड 98, ठीक है। 87 में अगर हम जोड़ देंगे 11 तो हो जाएगा 98, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज होना चाहिए सर, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो ये आईएलओ का कुछ इंपोर्टेंट रिपोर्ट जो है ये आप देख सकते हो यहाँ पे, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, तो वर्ल्ड का एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक कौन रिलीज करता है अगर पूछेगा, आईएलओ, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक ट्रेंड्स, ठीक है, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल सॉरी वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वेज हो गया, वेज आपका आईएलओ के रिलेटेड ये पता चल जाएगा, एम्प्लॉयमेंट भी ठीक है पता चल जाएगा, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक, ये थोड़ा मे भी कंफ्यूजन हो सकता है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है, सोशल प्रोटेक्शन, ठीक है, सोसाइटी के ऊपर ही है आईएलओ। तो वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक में क्या बोलता है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक इज द आईएलओ's फ्लैगशिप रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड ऑफ
work issues focusing on different theme each year. It undertakes evidence based analysis of indicators वगैरह वगैरह, ठीक है, पढ़ लेना आप। तो ये रिपोर्ट का नाम बस याद रखो, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड वेज रिपोर्ट, है ना, सैलरी वगैरह वेज, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। आईएलओ खत्म होगा, आईएमएफ आते हैं। आईएमएफ में आईएमएफ क्या बोलता है? आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए, राइट। IMF एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 189 मेंबर कंट्रीज है, each of which has representation on the IMF's executive board in proportion to its financial importance, so that the most powerful country in the global economy have the most voting। तो जिसका जो इकोनॉमिकली ज्यादा पावरफुल है उसका ज्यादा वोटिंग है यहाँ पे। IMF also known as fund, है ना, AK मींस क्या? आका, also known as, ठीक है, was conceived at a UN conference, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वर्ल्ड बैंक में भी। तो अब हमें पता है ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस है, दो मेजर ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, दैट इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, ठीक है। तो ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है? न्यू हैम्पशायर, मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको दिखाया हुआ था, ये स्टेट न्यू हैम्पशायर स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स में कहाँ है? 1944 में हुआ था। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से दो ऑर्गेनाइजेशन निकल के आया, दैट इज आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक, जिसमें क्या है, 44 कंट्रीज एट दैट कॉन्फ्रेंस sought to build a framework for economic cooperation to avoid a repetition of the competitive devaluations that had contributed to the Great Depression of the 1930, ठीक है। तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से अगर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब क्राइसिस में आ जाएगा उस और ग्रेट डिप्रेशन आ जाएगा, उससे बचने के लिए ये साइन किया। सो कंट्रीज वर नॉट एलिजिबल फॉर मेंबरशिप अगर इन द IBRD अनलेस दे आर मेंबर्स ऑफ द IMF। अगर हम IMF के मेंबर नहीं हो तो आप IBRD का मेंबर भी नहीं बन सकते। IBRD जो कि बाद में जाके क्या बनता है? वर्ल्ड बैंक, है ना। IBRD एंड IDA दोनों मिलके वर्ल्ड बैंक बन जाता है। Here's what he's saying, countries were not eligible for membership in the IBRD। तो पहले आप IMF के मेंबर बनो, फिर IBRD के बन सकते हो या वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। On joining the IMF, each member countries contributes a certain sum of money called quota subscription। तो अगर IMF के मेंबर बनते हैं आपको कुछ तो कोटा देना पड़ेगा हर साल। तो कितना दे सकते हो आप? जो कि आपका कंट्री के वेल्थ एंड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस से डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड कोटा फॉर्मूला। तो कितना वेटेज रहेगा आपका? जीडीपी का वेटेज रहेगा 50%। ओपननेस मतलब कितना इकोनॉमिकली ओपन हो, है ना। लिबरलाइज जो LPG है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है, उसके हिसाब से आपका 30% वेटेज रहेगा। इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी के हिसाब से 15%, इंटरनेशनल रिजर्व के हिसाब से 5%। तो 50% सबसे ज्यादा आपका जीडीपी का है, ठीक है। तो ये सारा तो क्या क्या है? जीडीपी, ओपननेस, आपका मतलब इकोनॉमिक ओपननेस, बेसिकली इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी इन इंटरनेशनल रिजर्व, ये सब के हिसाब से आपका कोटा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। अगर इसको मतलब ऑर्डरलेस सजाने को बोलेगा, लोअर टू हायर एंड हायर टू लोअर ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज, तो सजा सकते हो आप, ठीक है। इसके हिसाब से अगर कोटा फॉर्मूला रहेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, जीडीपी ऑफ मेंबर कंट्रीज मेजर्ड थ्रू अ ब्लेंड ऑफ जीडीपी बेस्ड ऑन मार्केट एक्सचेंज रेट्स। तो जीडीपी में जो रहेगा वो, जीडीपी हमें पता है दो तरह का हम कैलकुलेट करते हैं, एक तो आपका मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से और एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, राइट। तो परचेजिंग पावर पैरिटी क्या आपका वेटेज कितना रहेगा? 40%, और मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से उसका वेट रहेगा 60%, ठीक है। तो बोल रहा है जीडीपी ऑफ मेंबर कंट्रीज मेजर्ड थ्रू ए ब्लेंड ऑफ जीडीपी, 60% आपका मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखा जा रहा है और बाकी परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है। परचेजिंग पावर पैरिटी बेसिकली जैसे भारत में, ऐसे तो मार्केट रेट के हिसाब से $1 आपका 70 रुपीज 75 अभी चल रहा है, लेकिन परचेजिंग पावर हमारा ज्यादा है, समझ रहे हो ना। मतलब जो आपका सपोज यूएसए वगैरह में $1 में मिल जाता होगा, मतलब 70 रुपीज में कुछ अगर चीज मिलता है, तो भारत में वो चीज अगर मान लो 20 रुपए में मिल जा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा चीप में मिल रहा है, ठीक है। तो एक तो क्या हो गया? परचेजिंग पावर हमारा ज्यादा है, मतलब रुपी का। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, SDR बोलते हैं, बेसिकली क्या है, जो IMF का करेंसी होता है, ऐसा तो करेंसी नहीं है, एक वर्चुअल करेंसी बोल सकते हो, एक तरह का एक पेपर है ना, अकाउंट बस लिखा गया है, ऐसा कुछ छप नहीं रहा है। तो एक बास्केट है, बास्केट ऑफ करेंसी, SDR, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बोलते हैं, इज द IMF's यूनिट ऑफ अकाउंट एंड नॉट ए करेंसी। याद रखना, एक करेंसी नहीं है, ऐसा नहीं कि कोई कॉइन या कॉइन मिंट हो रहा है या पेपर करेंसी छप रहा है। एक बास्केट ऑफ करेंसी है जिसमें क्या क्या रहता है? यूएस का डॉलर, यूरो, है ना, यूरो जोन आपका जो यूरोप में यूरो, देन जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग ऑफ यूके, देन द चाइनीज रेनमिन भी, है ना, इसको युआन भी बोलते हैं, रेनमिन को युआन बोलते हैं बोलचाल भाषा में। ये कब इंक्लूड हुआ है? 2016 में, उससे पहले 4 ही थे, 2016 में एक पांचवा वाला आ गया ये बास्केट में, ठीक है। और कोटाज आर डिनोमिनेटेड इन SDRs, तो जो कोटा होता है जितना आपको देना रहे वो SDR में डिनोमिनेट होता है। और मेंबर्स वोटिंग पावर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द कोटा, आपका जितना कोटा रहेगा उस हिसाब से वोटिंग पावर आपका रहेगा।
ठीक है। मल्टीलेटरल सर्विलेंस इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग ग्लोबल and regional economic trends and analyzing spillovers from members policies onto the global economy। ठीक है। एक मल्टीलेटरल सर्विलेंस करता है आईएमएफ और ट्वाइस अ ईयर एक रिपोर्ट वो रिलीज करता है एज पार्ट ऑफ इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल सर्वे। वर्ल्ड का इकोनॉमी और फाइनेंशियल सर्वे का एक रिपोर्ट सर्वे करता है कौन, आईएमएफ। तो एक पब्लिश रिपोर्ट करता है, पब्लिश कौन सा रिपोर्ट, 3 रिपोर्ट पब्लिश करता है और साल में 2 बार, मतलब क्या बोलेंगे इसको, बाई एनुअल बोलेंगे या बाई एनियल, बाई एनुअली बोलेंगे, ठीक है। मतलब एनुअली ट्वाइस, बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार। थोड़ा याद रख देखना अच्छा से, ए है कि ई है, बाई एनियल या बाई एनुअल, ठीक है। बाई एनुअल मतलब साल में 2 बार, बाई एनियल मतलब 2 साल में एक बार। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत बार क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ चुका है ओपीएससी में, ओपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये ओएस का, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, इवन यूपीएससी भी पूछ चुका है। देन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, अगर खाली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पूछ देगा इंडिया का तो कौन होगा वो, आरबीआई होगा। ग्लोबल पूछेगा तो आईएमएफ, ये ध्यान रखना। देन फिस्कल मॉनिटर, ठीक है, ये 3 रिपोर्ट हो गया। ठीक है। आईएमएफ के रिफॉर्म्स के बारे में एक स्लाइड है। आईएमएफ के रिफॉर्म के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। आईएमएफ का कोटा जो है, जैसे हमने डिस्कस किया है पहले, कैसे कोटा रहता है उसका, जीडीपी और ओपननेस ये सब के हिसाब से, इंटरनेशनल रिजर्व। तो एक मेंबर कितना बोरो कर सकता है, 200% ऑफ कोटा अनुअली, जितना उसका कोटा रहेगा उसका 200% मतलब दुगना ला सकता है साल में। और टोटल कितना ला सकता है, 600% कुमुलेटिवली, है ना। 600% से ज्यादा नहीं ले सकता। सपोज उसने एक $1,00,000 उसने दिया था, तो उसका वो 200% ही ला सकता है, मतलब $2,00,000 ला सकता है एक साल में ही। और पूरा मतलब अब तक जितना है, मतलब जब से आईएमएफ खुला हुआ है, जब तक रिटर्न नहीं करता, मैक्सिमम वाला सकता है 600%। हाउएवर एक्सेस में भी हायर इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, लेकिन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में हायर हो सकता है ना। तो आईएमएफ के कब पैसा आता है, देखो एक आईएमएफ हो गया, एक वर्ल्ड बैंक हो गया। आईएमएफ जो है जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है, मतलब आपका जो रिजर्व है, कोई भी एक सरकार का, गवर्नमेंट का रिजर्व, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, मतलब इंपोर्ट बिल देने के लिए अगर पैसा नहीं है तो क्या होगा, आईएमएफ उसको बेल आउट देता है ना। तो जैसे हमारा भारत में हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, है ना। 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स हुआ था, तभी आईएमएफ ने हमें बेल आउट पैकेज दिया था। हमारा तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया था, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बहुत ही कम हो गया था, $6 बिलियन ऐसा कुछ हो गया था, ठीक है। लेकिन नॉर्मल टाइम में कौन पैसा देगा, अगर आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है, कोई एक वेलफेयर एक्टिविटीज करना है, तभी वर्ल्ड बैंक देगा, ठीक है, वर्ल्ड बैंक लोन देता है। तो वर्ल्ड बैंक हमने वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आईएमएफ कोटा सिंपली मींस मोर वोटिंग राइट्स, जितना आपका कोटा रहेगा उतना, मतलब जितना आप पैसा दे रहे हो आईएमएफ के, उतना आपका वोटिंग राइट ज्यादा है। देन बोरोइंग परमिशंस अंडर आईएमएफ, मोर वोटिंग राइट्स एंड बोरोइंग परमिशंस, ज्यादा वोटिंग राइट है, ज्यादा बोरोइंग कर सकते हो। बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट IMF quota is formalized designed in such a way that USA itself has 17.7% कोटा। तो यूएसए का बड़ा इकोनॉमी है और वो खुद ही 17.7% अपना कोटा लेके बैठा हुआ है ना। तो बड़ा इकोनॉमी तभी था, लेकिन अभी बहुत सारे इकोनॉमी ग्रो कर चुके हैं, इंडिया, चाइना, रशिया, ब्राजील, सो दिस कंट्रीज आर ग्रोइंग। और G7 कंट्रीज जो है, G7 ग्रुप, है ना, G7 40% कोटा लेके बैठा हुआ है। जबकि इंडिया एंड रशिया इतना बड़ा कंट्री है, बड़ा इकोनॉमी अभी ग्रो कर रहा है और इतना बड़ा पॉपुलेशन है, और उनको बस 2.5% कोटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा क्या है, बायस्ड इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि तभी जो थे, जो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ मेनली आपका, बिकॉज जो अलाइड पावर्स जिन्होंने जीता हुआ था वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, उन्होंने क्या किया, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को अपना ज्यादा बायस करके अपने तरफ ही खींच लिया, सो दैट उनका वोटिंग पावर, उनका बोरोइंग ज्यादा रहे, उनका से ज्यादा रहे। तो यूएसए का कितना है, 17.7%। अगर कोई भी रिफॉर्म चाहिए तो 85% वोट चाहिए। जैसे यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट देख सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू मेक एनी रिफॉर्म इन द करंट कोटा सिस्टम एज मोर देन 85% ऑफ टोटल वोट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक इट हैपन। 85 पे वोट्स चाहिए, लेकिन 85 बोल रहा है, 85% वोट डजंट कवर 85% कंट्रीज, बट कंट्रीज व्हिच हैव 85% ऑफ वोटिंग पावर एंड ओनली यूएसए इज वोटिंग शेयर ऑफ 7%। तो यूएसए के पास अगर 17.7% है, तो ये अकेले ही कोई भी चीज को ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, रिफॉर्म्स बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो रिफॉर्म्स, क्योंकि यूएसए रिफॉर्म करने के लिए राजी नहीं हो रहा था, तभी क्या कि जो इमर्जिंग इकोनॉमिस्ट थे, ड्यू टू डिसकंटेंट विद आईएमएफ, ब्रिक्स, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, उन्होंने क्या किया, ब्रिक्स बैंक बनाया। फोर्टालेजा कॉन्फ्रेंस हुआ था, फोर्टालेजा ब्राजील का एक जगह का नाम है। तो ब्रिक्स बैंक, या उसको बोलते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर किधर है, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट का हेडक्वार्टर आपका बेजिंग में है या संघाई में है, इट इज इन सांघाई, ठीक है।
ठीक है। और अगर सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो AIIB का पूछेगा, उसका कहाँ है? उसका है बीजिंग में। NDB का हेडक्वार्टर सांघाई एंड AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, यस आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, आसियान नहीं एशियन, ठीक है, वो कहाँ है? बीजिंग में है। और एशियन ADB एक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसका कहाँ है? फिलीपींस, मनीला, राइट। तो ये 4 बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, जिनसे इंडिया लोन आता है। तो ये सबका हेडक्वार्टर कहाँ से बना है, ये सब थोड़ा ध्यान रखना। इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, देख लिया। तो IMF इज ओवर। मूविंग टू द सिक्स्थ वन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर का है लंदन, यूके। लंदन में हेडक्वार्टर है। इट इज अ ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी, ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटिंग अथॉरिटी फॉर व्हाट? रिस्पांसिबिलिटी टू इंप्रूव द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग। जैसे आपका इंटरनेशनल सिविल एविएशन एक ऑर्गेनाइजेशन था, कहाँ पे? मॉन्ट्रियल उसका हेडक्वार्टर था। ऐसे ही मैरीटाइम के लिए आपका इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि इंटरनेशनल शिपिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ मैरीन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन बाय शिप्स को उसके लिए करता है आपका, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसके लिए लॉ या रूल बनाता है। IMO इज नॉट रेस्पॉन्सिबल, रूल तो बना देगा लेकिन एनफोर्स नहीं कर सकता, और कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म भी नहीं है टू इंप्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ IMO, ठीक है। इट्स मेन रोल इज टू क्रिएट अ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, तो एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाता है फॉर शिपिंग इंडस्ट्री दैट इज फेयर, इफेक्टिव एंड यूनिवर्सली अडॉप्टेड एंड यूनिवर्सली इंप्लीमेंटेड। It is also involved in legal matters including liability and compensation issues, the facilitation of international maritime traffic। तो international maritime traffic के लिए ये facilitate करता है। Established कब हुआ था? By means of a convention adopted under the auspices of the United Nations in Geneva। तो जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कब? 1948 में कन्वेंशन, उसके हिसाब से ये अडॉप्ट हुआ। और पहली बार इसका मीटिंग कब हुआ? 1959 में, ठीक है। तो 1959 में पहली बार मीटिंग हुआ। लेकिन इंडिया क्या है, यहाँ पे अपना एक भी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भेजा नहीं है अब तक, मतलब भेजा है 25 साल से खाली है। इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पोस्ट इन IMO हैज रिमेन्ड वैकेंट फॉर द लास्ट 25 इयर्स। तो जब इंडिया का तो इंटरेस्ट जो रहेगा उसके लिए कोई रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे नहीं है लंदन में, ठीक है। तो अभी एक यहाँ रिसेंटली क्या है, IMO ने क्या बोला है कि मर्चेंट जो शिप्स है, मतलब जो आपका सामान वगैरह लेते हैं, दे शुड नॉट बर्न फ्यूल विथ सल्फर कंटेंट मोर देन 0.5% स्टार्टिंग फ्रॉम जनवरी 1, 2020। तो कोई भी जो मर्चेंटाइज शिप्स है वो ऐसा फ्यूल ना जलाए जिसके सल्फर कंटेंट 0.5% से ज्यादा हो जनवरी 1, 2020 से। अभी इंडिया के बहुत सारे शिप्स जो कि ये वाला स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते हैं, तो तभी इंडिया का अगर रिप्रेजेंटेटिव वहां पे होता तो वो इसको थोड़ा बहुत रिलैक्स कर सकते थे, मतलब इंडिया के लिए, या जो इमर्जिंग, मतलब अभी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है उनके लिए थोड़ा ये जो डेडलाइन है उसको थोड़ा एक्सटेंड कर सकते थे। तो इसलिए परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इट करेंटली हैज 174 मेंबर स्टेट्स, 3 एसोसिएटेड मेंबर्स, ठीक है। इंपोर्टेंट ट्रीटी कन्वेंशन क्या है? इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, सोलास। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन वॉच कीपिंग ऑफ सी फेयरर्स, ठीक है, STCW। देन इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फॉर शिप्स, मार्पोल बोलते हैं, ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके अंडर में आता है अगर पूछेगा? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर लंदन, मार्पोल कन्वेंशन, ठीक है। इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन फ्रॉम शिप्स, ठीक है। नाउ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में है, हेडक्वार्टर जेनेवा, स्विट्जरलैंड। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इट इज द यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी फॉर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज ICT। इट इज द ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जितना भी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 15 यहाँ पे लिखा है ना, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल चुका है, कभी 15 लिखा होगा, कभी 17 लिखा होगा। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ग्रुप को एक ही कंसिडर करा जा रहा है। तो कब फाउंडिंग हुआ था इसका? 1865 में, 1865 में फाउंडेशन हुआ था जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। मैं ये टेलीग्राफ रिलेटेड चीज को पहले करता था कोऑर्डिनेट, तभी तो टेलीफोन इतना नहीं आया था, राइट। सो 1865 में फाउंडिंग हुआ था इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल कनेक्टिविटी इन कम्युनिकेशन नेटवर्क। इट अलोकेट्स ग्लोबल रेडियो स्पेक्ट्रम एंड सैटेलाइट ऑर्बिट्स, develops the technical standards that ensure networks and technologies seamlessly interconnect and वगैरह वगैरह। बेसिकली कम्युनिकेशन के लिए एक ये फैसिलिटेट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड को, ऑल ओवर वर्ल्ड को जो कम्युनिकेशन को कोऑर्डिनेट करने के लिए। इट इज आल्सो मेंबर ऑफ द UNDG, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, ओके। 12 रीजनल एरिया ऑफिसेस है इसका, ठीक है। इट इज रिमेन्ड एन इंटरगवर्नमेंटल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर रहेंगे वो भी इसके रहेंगे, क्या यहाँ पे स्टेक होल्डर रहेंगे, ठीक है। 193 मेंबर स्टेट्स है, इंक्लूडिंग ऑल द UN मेंबर स्टेट्स एक्सेप्ट द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ,
प्लस वेटिकन सिटी, ठीक है। तो वेटिकन सिटी सबसे जो छोटा कंट्री है वर्ल्ड का, दैट इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस में वो मेंबर कंट्री नहीं है, मेंबर स्टेट नहीं है, ऑल्दो परमानेंट इनवाइटी है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो आईटीयू में वेटिकन सिटी मेंबर है, जबकि रिपब्लिक ऑफ पलाऊ जो है वो यूएन का मेंबर होते हुए भी इसका मेंबर नहीं है आईटीयू का। रिसेंटली इंडिया गॉट इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ आईटीयू काउंसिल, तो इंडिया अभी आईटीयू काउंसिल का मेंबर फिर से इलेक्ट हुआ है। कितने साल के लिए? 4 ईयर टर्म के लिए, 2019 से 2022 के लिए। तो करेंटली इंडिया इज ए मेंबर फ्रॉम 2019 टू 2022 ऑफ आईटीयू काउंसिल। इंडिया कब से मेंबर बना इसका? 1952 से। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, या बोल सकते हो एजेंसी है ये। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। साइन कब हुआ था इसका? 1945 यूनेस्को बनने के लिए, लेकिन एनफोर्स हुआ ये 1946, एक साल के बाद। क्या काम है इसका? 6 टू बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर। तो एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर को क्या करने के लिए? एजुकेशन, साइंस एंड कल्चर को बढ़ा को कोऑपरेट करते हुए ये क्या करेंगे? इंटरनेशनल पीस को बजाय रखेंगे। तो बिल्ड पीस थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन करके एजुकेशन, साइंस और कल्चर में क्या करेंगे? दे विल एस्टैब्लिश पीस। तो देखते हैं कितना कर रहे हैं। तो करते रहे, यूनेस्को अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यूएनएससी बहुत ही डूबा हुआ है। इट इज आल्सो ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप, ए कोलिशन ऑफ यूएन एजेंसीज, ऑर्गेनाइजेशंस एम्ड एट फुलफिलिंग द एसडीजीज, ठीक है। इट इज 193 मेंबर्स, 11 एसोसिएट मेंबर्स, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 3 यूनेस्को मेंबर स्टेट्स आर नॉट यूएन मेंबर्स। जैसे हमने आईटीयू में देखा था, पलाऊ जो था वो यूएन का मेंबर तो था, लेकिन इसका नहीं था, लेकिन वेटिकन सिटी था। तो ऐसा बोल रहा है कि ऐसे 3 यूनेस्को मेंबर है जो कि यूएन के मेंबर नहीं है। कौन है वो? कुक आइलैंड्स, न्यू पैलेस्टीन। तो ये जो 3 है, दे आर नॉट यूएन मेंबर्स बट यूनेस्को मेंबर है वो। और ऐसे 3 यूएन मेंबर हैं जो कि मतलब 3 स्टेट्स हैं जो कि यूएन के तो मेंबर है, लेकिन यूनेस्को को छोड़ चुके हैं। अभी हाल ही में 2017-18 में इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ने छोड़ दिया था। लिechtenstein भी यूनेस्को का मेंबर नहीं है। तो इजराइल, लिechtenstein एंड यूनाइटेड स्टेट्स, है ना, ये तीनों जो है यूएन के मेंबर है बट यूनेस्को के मेंबर नहीं है, ठीक है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट क्यों छोड़ दिया? बोले ये जो यूनेस्को है बहुत ही ज्यादा एंटी इजराइल है, इसलिए उसको छोड़ दिया है ड्यूरिंग डोनाल्ड ट्रम्प। Some important convention, international treaties of UNESCO to protect, safeguard the world's cultural and natural heritage, ठीक है। बहुत सारे यूनेस्को कन्वेंशन हमें पढ़ा हुआ था, जैसे जब मैंने महेंद्रगिरी का वीडियो पढ़ा था, वहां पे मैन एंड बायोस्फीयर जो एमएबी प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, और आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी है, उसके लिए भी एक प्रोग्राम है ना। तो बेसिकली टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड द वर्ल्ड्स कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज, बहुत सारे कन्वेंशन है। The Convention on Protection and Promotion of Diversity of Cultural Expression, Convention for Safeguard of Intangible Cultural Heritage, Intangible Cultural Heritage बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के कौन से इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो है यूनेस्को द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। जैसे आपका इंटेंजिबल मतलब क्या? जिसको आप फील कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते, जैसे आपका चैंटिंग हो गया या आपका योगा हो गया। अभी रिसेंटली कुंभ मेला को भी ऐड किया हुआ था, राइट। Universal Declaration on Cultural Diversity, Protection of Underwater Cultural Heritage, Protection of World Cultural and Natural Heritage, ठीक है, means of prohibiting and preventing the illicit trafficking of cultural property, ठीक है। और दो important था, Man and Biosphere Program, MAB, right, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ठीक है। भारत में भी कितना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है? 38। और कितने हैं आपका बायोस्फीयर रिजर्व रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को? 11, राइट। नाउ 9th वन, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिडो, हेडक्वार्टर किधर है? वियना, ऑस्ट्रिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, UNIDO, यूनिडो, वियना, ऑस्ट्रिया हेडक्वार्टर है। एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1966 बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इट प्रमोट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट फॉर पॉवर्टी रिडक्शन, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो ये क्या प्रमोट करता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जैसे नाम से पता चल रहा है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन किसके लिए? फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। अगर इंडस्ट्री डेवलप होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, पॉवर्टी रिडक्शन होगा, इंक्लूसिव ग्लोबलाइजेशन होगा, देन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी प्रमोट करता है। इट इज आल्सो मेंबर ऑफ यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अप्रैल 2019 तक इसमें 170 मेंबर स्टेट्स थे, हैं मतलब। द मिशन ऑफ यूनिडो एज डिस्क्राइब्ड इन द लीमा डिक्लेरेशन। लीमा किसका कैपिटल है? पेरू का कैपिटल है लीमा, पेरू इज ए, पेरू कहाँ पे कंट्री है? साउथ अमेरिका का, ठीक है, उसका कैपिटल है लीमा। तो लीमा में एक डिक्लेरेशन हुआ था जिसमें मिशन ऑफ यूनिडो क्या बोला गया था? adopted at the 15th session of UNIDO General Conference in 2013
to promote and accelerate inclusive and sustainable industrial development, ISID, that is inclusive and sustainable industrial development. ठीक है, उसके बाद तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी आ गया था, SDG, जो कि 2015 से 2030 तक उसका टारगेट है ना, 2015 से 2030. यूनिडोज मैंडेट इज फुल्ली रिकॉग्नाइज्ड इन SDG 9. तो जो 17 गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का, उसमें से 9वां वाला गोल क्या बोल रहा है कि बिल्ड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन. III, infrastructure, resilient infrastructure, then inclusive industrialization, inclusive and sustainable industrialization, then foster innovation. The National Institute of Solar Energy, NISE, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी करंट अफेयर्स में था. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एंड द यूनिडो हैव साइंड, यूनिडो के साथ मिलके यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वियना, ऑस्ट्रिया, नॉट ऑस्ट्रेलिया. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एंड यूनिडो ने मिलके क्या किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है टू इनिशिएट अ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ बेनिफिशियरीज इन सोलर थर्मल एनर्जी सेक्टर. सोलर थर्मल एनर्जी सेक्टर में क्या करने के लिए, सोलर थर्मल एनर्जी सेक्टर के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चालू करने के लिए इन दोनों ने मिलके, नाइस एंड यूनिडो ने मिलके साइन किया है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. The agreement is part of the ongoing MNRE, that is the Ministry of New and Renewable Energy. Then this is what GF, Green Energy Fund, ऐसा कुछ है, and UNIDO project implemented jointly by UNIDO and to support capacity building and skill development of technical manpower in the concentrated solar thermal energy technology, CST, concentrated solar thermal energy technology. तो MNRE, GF एंड यूनिडो, इन तीनों ने मिलके एक प्रोग्राम चालू किया था, दैट इज फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ टेक्निकल मैनपावर इन द कंसंट्रेटेड सोलर थर्मल एनर्जी टेक्नोलॉजी व्हिच आर बीइंग यूज्ड टू रिप्लेस कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स, दैट इज कोल, डीजल, फर्नेस, ऑयल एक्सेट्रा, एंड सेव कॉस्ट एंड एमिशन इंडस्ट्रियल प्रोसेस. ओके, अभी 10वां वाला चलते हैं, क्विकली चलेंगे, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे. यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, मैड्रिड, कैपिटल ऑफ स्पेन. Established by 1975, responsible for promotion of responsible, sustainable and universal accessible tourism, encourages the implementation of the global code of ethics for tourism, है ना. टूरिज्म के लिए एक एथिक्स ग्लोबल कोड रहना चाहिए, उसको ये इंप्लीमेंटेशन के लिए एनकरेज करता है, to maximize tourism's socio-economic contribution while minimizing possible negative impacts. ठीक है, मेनली टूरिज्म को प्रमोट करता है. हेडक्वार्टर बस याद रखो, मैड्रिड, स्पेन. वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं हम, थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाते हैं हम, सितंबर 27 को. भारत ने मनाया था कब, इंडिया इज द होस्ट कंट्री टू ऑब्जर्व वर्ल्ड टूरिज्म इन 2019 में सितंबर 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया था भारत ने. तो उस ईयर में 2019 के इसका थीम क्या था, टूरिज्म एंड जॉब्स, अ बेटर फ्यूचर फॉर ऑल. द पर्पस ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे इज टू फोस्टर अवेयरनेस अमंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन द इंपोर्टेंस ऑफ टूरिज्म. अभी तो बिकॉज ऑफ कोरोना, कोविड-19, टूरिज्म का सेक्टर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव में चल रहा है, लेकिन याद रख लेना सितंबर 27 को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाते हैं. हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनिडो का, इट्स नॉट यूनिडो, वहां पे भी यूनिडो लिख दिया बहुत जगह पे. ये आपका है WTO. क्या लिख रहा है, ठीक है. तो ये हो गया. 11 वाला चलते हैं अभी, तो चलेंगे. यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन हेडक्वार्टर का है बर्न, स्विट्जरलैंड. एस्टैब्लिश कब हुआ था, 1874. सेकंड ओल्डेस्ट है ना, सबसे ओल्डेस्ट किसको हमने देखा था, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, हेडक्वार्टर उसका भी स्विट्जरलैंड, जेनेवा में था. 1874 में हुआ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. तो तभी पोस्टल एंड रेडियो टेलीकम्युनिकेशन, टेलीग्राम ऐसे भी चल रहा था वर्ल्ड वाइड आफ्टर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन. तो जैसे कि इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इज द ओल्डेस्ट, जो कि 1865 में एस्टैब्लिश हुआ था. 1874 में आया कौन सा, पोस्टल यूनियन, UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन. उसका हेडक्वार्टर है बर्न इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड. इट कोऑर्डिनेट्स पोस्टल पॉलिसीज अमंग मेंबर नेशंस. अभी न्यूज में था हाल ही में बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान. ठीक है, बेसिकली इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो पोस्टल सर्विस है वो अभी अचानक नहीं पाकिस्तान ने ब्लॉक कर दिया था विदाउट प्रायर मतलब वार्निंग देने से पहले ही. इसके 192 मेंबर कंट्रीज है. इट इज प्राइमरी फोरम फॉर कोऑपरेशन बिटवीन पोस्टल सेक्टर प्लेयर्स अमंग मेंबर कंट्रीज. 4 इसके यूनिट है, द कांग्रेस, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल ब्यूरो, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, regulates 40 lakh postal outlets worldwide. India joined UPO in July 1876, है ना. 1874 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1876 में ज्वाइन किया.
और पाकिस्तान ऑब्वियसली 1947 में, क्योंकि तभी तो वो बना ही, बाद में ज्वाइन करेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा न्यूज में है आजकल बिकॉज ऑफ कोविड-19। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है ना। डब्ल्यूएचओ का अभी कौन है वो जो चीफ है, क्या बोलते हैं उनको, सेक्रेटरी जनरल टेड्रोस, बहुत ज्यादा न्यूज में है। कहां से थे वो, एथियोपिया से। फाउंडेड इन अप्रैल 7 1948, जिस दिन हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। मैंने एक वीडियो बना हुआ था जिसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हेल्थ रिलेटेड डेज है, एनवायरमेंट रिलेटेड डेज है, वो एक वीडियो में मैंने ऑलरेडी बना के दिया हुआ है, आप देख सकते हो वीडियो। तो अप्रैल 7 को बिकॉज डब्ल्यूएचओ का फाउंडिंग डे था, हम उस दिन वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, है ना। देयर आर 194 मेंबर स्टेट्स, 150 कंट्री ऑफिसेस, 6 रीजनल ऑफिसेस। तो मेंबर स्टेट्स कितने हैं, 194, 150 ऑफिस है, 6 रीजनल ऑफिस है। उसमें से एक न्यू दिल्ली में है। कौन सा वाला, साउथ ईस्ट एशिया का रीजनल ऑफिस जो है न्यू दिल्ली में। एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इट्स मेंबर स्टेट्स, यूजुअली थ्रू द मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ। जनरली जो सारे कंट्री के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ हैं वो डब्ल्यूएचओ के साथ एसोसिएट होकर रहते हैं। अभी करेंटली हमारे जो इंडिया ये प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन है ना, यस। वो आपके कौन है इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेसिकली, वो दैट इज प्रेसिडेंसी संभाल रहे हैं डब्ल्यूएचओ के, ठीक है। The WHO provides leadership on global health matters, shaping the health research agenda वगैरह वगैरह, ठीक है। 1967 में WHO ने लॉन्च किया था इंटेंसिफाइड स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, विच कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बाय इंडियन गवर्नमेंट विद द WHO। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हुआ था कब, 1977 में, ठीक है। अभी तो कोविड-19 को इरेडिकेट करने का प्लान है। कोविड-19 अभी जो भी क्वेश्चन आएगा डब्ल्यूएचओ के ऊपर, वो मेनली कोविड-19 के ऊपर ही आएगा, है ना। जैसे कोवैक्स प्रोग्राम है, कोवैक्स, जिसमें कौन, डब्ल्यूएचओ, गावी, ये सब मिलके उसको क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो स्मॉल इनकम कंट्रीज है उनको वैक्सीन पहुंचाने के लिए एक कोवैक्स प्रोग्राम चला रहे हैं, कोवैक्स प्रोग्राम, जिसके अंडर में अभी भारत ने आई थिंक घाना को पहले भेजा था कोवैक्स प्रोग्राम के अंडर, फ्री में आपका वैक्सीन, ठीक है। नाउ 13th वाला वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वाइपो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड, पहले एस्टेब्लिश हुआ था 1893 में, इनिशियली नाम दूसरा था, रीनेम हुआ एज वाइपो इन 1970। वाइपो करंटली हैज 191 मेंबर स्टेट्स, जिसमें से 188 जो है यूएन के मेंबर स्टेट्स हैं, और उसके साथ साथ बाकी जो 3 है कौन कौन है, कुक आइलैंड्स, होली सी एंड न्यू आर मेंबर्स ऑफ वाइपो। Palestine has permanent observer status. All member states of the UN are entitled, though not obliged. सारे यूएन के मेंबर्स बन सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ हैं जो यूएन के मेंबर्स नहीं है फिर भी हैं, जैसे कि कुक आइलैंड्स, पॉलिसी, न्यू। न्यू एक आइलैंड है कहाँ पे, साउथ पैसिफिक ओशन में, न्यूजीलैंड के पास में, ठीक है। All member states of UN are entitled, though not obliged, to become members of the special agency like WIPO. इंडिया कब ज्वाइन किया था, 1975 में, okay. Some 250 non-governmental organizations, NGOs and intergovernmental organizations have official observer status at WIPO meetings. Intellectual property क्या होता है, is a category of property that includes intangible creations of human intellect, जिसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बिकॉज आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, मतलब आपके इंटेलेक्ट से ही आया हुआ है, उसको आपको राइट्स मिलना चाहिए। जैसे कॉपीराइट्स, बेसिक जो कि आपका म्यूजिक एंड पेंटिंग्स, ये सबको कॉपीराइट मिलता है, पेटेंट मिलता है, कोई भी आप इन्वेंशन वगैरह की है। ट्रेडमार्क्स होता है आपके, जो कोई भी प्रोडक्ट होता है। और एक आपका अभी बहुत ज्यादा न्यूज में चलता है अभी भारत में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई टैग बोलते हैं ना, जीआई टैग, कंधमाल हल्दी, ये सब होता है ना, तो अभी ये इसी के कैटेगरी में आता है। और इसका 2 रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट तो पता चल जाएगा, लेकिन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। मेट्रोलॉजी क्या है, मेट्रोलॉजी मतलब जो आपका वेदर के रिलेटेड चीजें हैं, है ना। भारत में कौन है, आईएमडी, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आता है आईएमडी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ में अंडर आता है आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मेंबरशिप 192 मेंबर, ठीक है। ओरिजिनेटेड फ्रॉम द इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन which was established after the 1873 Vienna International Meteorological, ठीक है। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, हेडक्वार्टर बस याद रखो, जेनेवा स्विट्जरलैंड। Established by the ratification of the WMO Convention 23 March 1950, WMO became the special agency of the United Nations for meteorology, weather and climate, operational hydrology, related geography, ठीक है। फाइनली लास्ट, वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वर्ल्ड बैंक वाला वीडियो में। हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर 5 बॉडी आता है, लेकिन 3 ही है जो कि यूएन के स्पेशलाइज्ड एजेंसीज में आते हैं, दैट इज आईबीआरडी, आईएफसी एंड आईडीए, ठीक है।
ICSID and MIGA are not specialized agencies. ठीक है, ICSID that is International Center for Settlement of Investment Dispute और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, ये दोनों नहीं है। क्या नहीं है? वर्ल्ड बैंक ग्रुप का तो मेंबर है, लेकिन यूएन के स्पेशल एजेंसी नहीं है। कौन कौन है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड IBRD। IBRD हमें पता है, वर्ल्ड बैंक बाद में तो नाम पड़ा, पहले इसका नाम था IBRD, जो कि ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से आया था एलोंग विद IMF, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944। और जो कि किसको लोन देता था? जो कि आपका डेवलपिंग कंट्रीज है उनको लोन देता है कम इंटरेस्ट रेट में। और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो ग्रांट्स देता है और वेरी लेस इंटरेस्ट में लोन भी देता है ना, ग्रांट्स एंड लोन्स किसको देता है? लोअर डेवलप्ड कंट्रीज। तो आईडी और IBRD को मिला के बोलता है वर्ल्ड बैंक। और IFC हमने पढ़ा था, प्राइवेट आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक बोल सकते हैं इसको, क्योंकि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को लोन देता है ना। तो ये खत्म हो गया सारा हमारा, क्या जितना सारा आपका 17 हमने पढ़ लिया यूनाइटेड नेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी। ठीक है, और फिर से आपने देख लेना वो जो हेडक्वार्टर मैंने ऑलरेडी एक टेबल बना के दिया था। ओके, टेबल को एक बार आपने रिवाइज कर देना, एटलीस्ट तो टेबल सारा हेडक्वार्टर नाम याद रख सकते हो आप। ठीक है, टेबल 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 टेबल, हाँ ये वाला टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच। और आप बताइए फीडबैक में, जो भी क्वेश्चन अगर पूछा वो आंसर आप दे सकते हैं कमेंट में, और कैसा लगा वीडियो आप बताइए। और आप चाहे तो ये वाला जो है एक टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, बहुत ज्यादा कम मेंबर ही है, ज्वाइन नहीं किए हैं, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसमें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।